हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राज क्लासेस अगेन। कॉन्ट्रैक्टिनिज्म में भी शुरू करेंगे आज हम कॉन्ट्रैक्टिनिज्म में क्या पढ़ चुके हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं हल्का सा। तो कॉन्ट्रैक्टिनिज्म हमने पढ़ा था कि है क्या, फिर पढ़ा था हमने क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर पढ़ा था वाई कॉन्ट्रैक्टिनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसमें हमने वर्च्यू एथिक्स और यूटिलिटेरियन एथिक्स की लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करी थी। ये लेक्चर 1 का पार्ट है कॉन्ट्रैक्टिनिज्म एथिक्स का। फिर हाउ डज कॉन्ट्रैक्टिनिज्म सॉर्ट आउट ऑफ दीज लिमिटेशंस। फिर समझा था हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टिनिज्म, कितने पढ़ने थे अपन को, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और जॉन रॉल्स। इनमें से हमको ये कंप्लीट कर लिया है। आज हम इनको देखेंगे कितना कवर कर लेते हैं 3 में से। थॉमस हॉब्स में हमने क्या क्या पढ़ा, बिलीफ पढ़ा उसका, फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन को कैसे इंश्योर करेगा, फिर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेवियथन स्टेट की बात करता है, कैसे करता है, एब्सोल्यूट स्टेट के नतीजे तक वो कैसे पहुंचाता है, ये हमने पिछले सेकंड लेक्चर में समझ लिया है। फिर समझी थी उसकी थॉमस हॉब्स की रिलेवेंस क्यों है, 4 बातें हमने समझी थी। मोरल लॉ को एस्टेब्लिश करता है, रियलिस्टिक ज्यादा है, लेजिटिमाइज क्या करता है स्टेट को और उसके रूल्स को, और लॉजिकल है। 4 बातें कैसे ये सब एक्सप्लेन करी थी पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हैं। फिर समझा था हमने इसकी लिमिटेशंस, तो 2 लिमिटेशंस देखी थी कि ह्यूमन नेचर को नेगेटिव घोषित करता है और एब्सोल्यूट स्टेट को प्रमोट करता है, और दोनों ही चीजें रियलिटी में नहीं है। तो लिमिटेशन देखने के बाद हम लेक्चर खत्म कर चुके थे। आज पढ़ेंगे हम जॉन लॉक के, ठीक है। तो जॉन लॉक में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आदत अपनी पुरानी है, किसी भी थिंकर को पढ़ना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा हम उसको बिलीफ, कि वो क्या सोचता है, मानता क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि बिलीफ क्या होता है तो इसी सीरीज में, एथिक्स सीरीज में लेक्चर 1 में वैल्यू का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में एक जगह बिलीफ मैंने डिफाइन किया है बड़ी अच्छी तरह से, आप जाइए और वहां समझिए। तो बिलीफ क्या है, एवरी ह्यूमन हैज 3 इनएलिएनेबल राइट्स। कितने, 2 4 नहीं। उसने देखो फिलोसफी में या थिंकर में थ्योरेटिकल पार्ट में करना क्या होता है कि जितने फिलोसोफर ने बताए हैं उतनी ही बात अपन को रखनी होती है, हम अपनी तरफ से घटा बढ़ा के नहीं लिख सकते। तो इनएलिएनेबल राइट्स कितने आइडेंटिफाई करे जॉन लॉक ने, 3। उसका मानना था, क्या मानना था, उसका बिलीफ क्या था कि ह्यूमन बीइंग के पास, एवरी ह्यूमन बीइंग के पास 3 इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स। कौन कौन से हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इन 3 में से कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं एज ए फंडामेंटल राइट, और किस प्रोविजन में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है, फिर उसके बाद प्रोविजन बताना है कि कौन से आर्टिकल में दिए गए, ठीक है। इन 3 में से कौन से कहां दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कहां कहां पे मिलता है, ये बता दोगे। दूसरा एक बिलीफ होता है इसका कि आदमी के पास, हर आदमी के पास 3 इनएलिएबल नेचुरल राइट्स हैं, यानी उन 3 राइट्स को दुनिया की कोई ताकत, थॉमस हॉब्स की इस एब्सोल्यूट सरकार, लेविएथन स्टेट भी नहीं छीन सकती। ये इसका मानना था। दूसरी इसकी मान्यता क्या थी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द पीपल। जैसे ही ये इन 2 बातों को मानेगा वैसे ही ये कुछ कंक्लूजन देगा। इन मान्यताओं के बेस पर, बिलीफ सिस्टम के बेस पर ही कोई आदमी कंक्लूड करता है। तो क्या कंक्लूजन निकाला, अगर ये 3 राइट इनएलिएनेबल राइट्स हैं तो गवर्नमेंट हैज टू क्या प्रोटेक्ट क्या दीज नेचुरल राइट्स ऑफ सिटीजंस। मतलब अब गवर्नमेंट इनको छीनने की तो दूर की बात, जॉन लॉक के अनुसार क्या है, गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट these 3 inalienable natural rights। थॉमस हॉब्स क्या बोलता था
कि सरकार मस्ट बी एब्सोल्यूट विच कैन स्नेच एनी ऑफ द राइट इवन ऑफ देयर लाइफ। बट जॉन लॉक आगे बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं। थॉमस हॉब्स क्या है? फाउंडिंग फादर। और फाउंडिंग फादर गलतियां करते हैं। फाउंडिंग फादर ने गलती कर दी, करेक्ट करने कौन आए? जॉन लॉक साहब। बताया कि गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट दीज नेचुरल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। दूसरा, पहले बिलीफ से पहला कंक्लूजन, दूसरे बिलीफ से दूसरा कंक्लूजन। क्या कहता है दूसरा कंक्लूजन? द पीपल कैन रिबेल अगेंस्ट द स्टेट इफ द स्टेट इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज। कहां से निकला ये कंक्लूजन? दूसरे वाले बिलीफ से। क्या पहला, दूसरा बिलीफ क्या है उसका? कि गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम कंसेंट ऑफ द पीपल। अगर लोगों की सहमति से सरकार को लेजिटिमेसी मिलती है तो यहां ओरिजिनल पावर किस में निहित कर दी इसने? लोगों में, सिटीजन्स में। और अगर ओरिजिनल पावर सिटीजन्स में है तो लोग अगर कंसेंट दे सकते हैं तो कंसेंट को वापस ले सकते हैं। और इसी कंसेंट के वापस लेने को उसने कहा कि रिबेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिबेल कर सकते हैं। सरकार बदल सकते हैं, सरकार को पलट सकते हैं। यही है रिबेल। गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट। ठीक है, ये था इसका बिलीफ सिस्टम और इसके कंक्लूजन। अब चलते हैं रूसो को समझते हैं। रूसो क्या कहते हैं? ऐसे ही इनके बिलीफ सिस्टम को समझेंगे और फिर इनका कंक्लूजन समझेंगे। बिलीफ सिस्टम क्या है इनका? इनका मानना है 3 बिलीफ्स हैं इनके। पहला बिलीफ क्या है? मैन इज अ कॉन्शियस, रेशनल एंड इंडिपेंडेंट क्रिएचर। यहां तक तो वो थॉमस हॉब्स से मैच कर रहे हैं, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने भी बोला था कि आदमी रेशनल है और सोशल है। लेकिन ये एक बात और बोल रहे हैं आगे चल के कि आदमी इंडिपेंडेंट भी है। सोशल है, रेशनल है, कंसाइंस है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? ह्यूमन जो है इंडिपेंडेंट भी है। ये इनकी मान्यता है, बिलीफ। दूसरा बिलीफ क्या है? पब्लिक इज सुप्रीम। जो थॉमस हॉब्स कह रहे हैं कि पब्लिक इज नॉट सुप्रीम, सरकार इज सुप्रीम, गवर्नमेंट इज सुप्रीम, गवर्नमेंट शुड बी एब्सोल्यूट। उसके बाद आए जॉन लॉक, वो बोल रहे कि नहीं, सरकार क्या करती है? सरकार लेजिटिमेसी कहां से ड्राइव करती है? पीपल के कंसेंट से। अभी भी जॉन लॉक ने भी गवर्नमेंट लोगों को सुप्रीम नहीं बोला है, सुप्रीम नहीं बोला है। वहां लगभग पैरेलल पे ले आए हैं। कुछ ऐसा समझिए, कुछ ऐसा समझिए थॉमस हॉब्स कह रहे हैं, थॉमस हॉब्स क्या कह रहे हैं? कि सरकार, गवर्नमेंट एब्सोल्यूट है, पीपल यहां है। जॉन लॉक साहब आए, बोले कि जितनी बड़ी सरकार उतने बड़े लोग। और रूसो साहब आए, बोले सरकार इतनी बड़ी और लोग इतने बड़े। मतलब पीपल आर सुप्रीम। देख रहे हैं एवोल्यूशन कैसे होता है थिंकर्स का। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के फाउंडिंग फादर हैं तो फाउंडिंग फादर, लेकिन कर रहे क्या? बचपना। कैसे? सरकार को एब्सोल्यूट पावर देकर ये मैच्योर हो रहे हैं फिलोसोफर्स वक्त के साथ। और रूसों तक पहुंचते पहुंचते ये गवर्नमेंट है, ये पीपल है, ये गवर्नमेंट है, ये पीपल है। जॉन लॉक ने पीपल की पावर बढ़ा के बराबर पे ले आए। और यहां देखो कितना डिफरेंस है। और रूसो ने कहानी पलट दी। रूसो आगे बोले कि भैया गवर्नमेंट कुछ नहीं है, सुप्रीम कौन है? पीपल। सुप्रीम कौन है? पीपल सुप्रीम है। व्हाट द पॉइंट? तीसरा बिलीफ क्या था इनका? कि लॉ इज नथिंग बट व्हाट? लॉ इज नथिंग बट द एसेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल।
आपका लॉ और कुछ नहीं है, जनरल विल मतलब कलेक्टिव कंसाइंस, लोगों की आम सहमति का एक एक्सप्रेशन है, इससे ज्यादा आपका लॉ कुछ नहीं है। और अगर किसी लॉ में जनरल विल एक्सप्रेस नहीं हो रही है तो लॉ शुड बी इनवैलिडेटेड। वैसा लॉ आना ही नहीं चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। थॉमस हॉब्स मानते नहीं, थॉमस हॉब्स क्या बोलते, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है साहब, हम जो चाहेंगे बनाएंगे। मतलब उनका कहना रहता सरकार इज एब्सोल्यूट, व्हाटएवर द सरकार विल डिसाइड द पीपल मस्ट फॉलो। तो पीपल मस्ट फॉलो वाली बात तो हो गई ना कि उसने लोगों को क्या माना, सब्जेक्ट। और रूसो तक पहुंचते पहुंचते बात कहां पहुंच गई कि पीपल आर नॉट सब्जेक्ट, दे आर सुप्रीम। ये क्या कह रहा है थॉमस हॉब्स कि पीपल आर सब्जेक्ट, क्या पीपल आर सब्जेक्ट, और ये क्या कह रहा है पीपल आर सुप्रीम। टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस समझ रहे हो? फाउंडिंग फादर्स कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। प्लेटो साहब ने गलती करी थी, कौन ने सुधारी थी? अरिस्टोटल ने। थॉमस हॉब्स गलती कर गए, कौन सुधार रहा है? रूसो। तो फिलोसोफर्स में भी अंधविश्वास नहीं करना है। दुनिया में एक ही आदमी नहीं है जिसकी अंधभक्ति नहीं करनी, और भी बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं जिनकी अंधभक्ति नहीं करनी। मतलब दुनिया में किसी भी पर्सन को फिलोसोफर्स के नाम पर, संत के नाम पर, प्रवक्ता के नाम पर, नेता के नाम पर, अभिनेता के नाम पर अंधभक्ति नहीं करनी है। मतलब कहने का एसेंस ये है, मार्क्स कम लाओ ज्यादा लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो, रैशनल बना लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट अ पॉइंट? तो ये समझ रहा है सब्जेक्ट, और इसने बोल दिया पीपल आर सुप्रीम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थॉमस हॉब्स एंड द रूसो। ये आया कैसे? टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं चीजें। गॉट द पॉइंट? चलो, तो अब इसने तीन मान्यताएं मानी। पहली, मैन इंडिपेंडेंट है, कंसाइंस है, रेशनल है, सब पता है, कॉन्शियस है, रेशनल है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी है। यहां तक तो थॉमस हॉब्स भी मान रहा था, लेकिन रूसो ने माना कि आदमी इंडिपेंडेंट भी है। दूसरी बात कि पब्लिक सुप्रीम है। तीसरी बात कि लॉ क्या है, जनरल विल का एक्सप्रेशन। ये टर्म याद रखोगे, जनरल विल का टर्म याद रखना है और एग्जाम में यूज करना है। जब जब रूसो को याद करना है, रूसो को कोट करना है, तो एक टर्म आएगा जनरल विल, ये लिखना है। और बेहतर तो यही होगा अगर इस लाइन को ऐसे ही लिखें, लॉ इज नथिंग बट एसेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। क्या बात! ये ऐसे की एक थीम भी हो सकती है, कभी भी ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी, लॉ इज नथिंग बट द एसेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। तो आपको तैयार रहना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकालेगा? मैंने पहले ही कहा कि जैसा आदमी सोचता है, मानता है, बिलीव करता है, वैसा ही कंक्लूजन करता है, क्योंकि उसकी रिसर्च, मेथोडोलॉजी रिसर्च, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च का सब्जेक्ट सारा कुछ वैसा ही लेता है। वो अपने एक अप्रोच के साथ रिसर्च करता है और उसी अप्रोच के साथ फिर वो कंक्लूड करता है। क्या कंक्लूड करता है? इफ लॉ इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द जनरल विल, इट शुड बी अबॉलिश्ड। Who can say? Only the Rousseau. Who cannot say? The Thomas Hobbes cannot say कि law should be abolished if it is not in accordance with the general will. तो जनरल विल की इंपॉर्टेंस को एस्टेब्लिश करने वाला सोसाइटी में कौन? याद रहेगा, रूसो। दिक्कत तो नहीं आएगी? जब जब रूसो याद करो आप, जब जब रूसो को याद करो, रूसो की स्पेलिंग देख लो, रॉसियो। याद नहीं रहती इंग्लिश में, रूसो हिंदी में लिखना आसान है, रॉसियो यो। देखो कैसे करते हैं। हो सकता है अभी भी गलत ही कर दूं मैं, क्योंकि मुझे कुछ स्पेलिंग याद नहीं रहती हैं। इसको हिंदी में तो बड़े आसानी से लिख देते हैं, रूसो, है ना। पूरा नाम मुझे भी याद नहीं है इसका, गूगल कर लेना। मेरे से जो सीखोगे वो सीखो थ्योरी, कंसेप्ट्स, लॉजिकली, स्पेलिंग और पूरा नाम गूगल कर लेना, ठीक है। जब जब रूसो पढ़ोगे तो क्या याद रखोगे? जनरल विल।
ठीक है, और यही जनरल विल क्या बनाती है? पीपल। मासेस को क्या बनाती है? सुप्रीम। और अगर जनरल विल सुप्रीम है, मास सुप्रीम है, तो क्या करेगा ये? लॉ कैन नॉट बी नहीं, मस्ट बी अबॉलिश्ड। लॉ मस्ट बी क्या? अबॉलिश्ड व्हेन इफ इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू जनरल विल। अगर जनरल विल के अकॉर्डिंग नहीं है तो लॉ को क्या कर दो? अबॉलिश कर दो। क्यों? क्योंकि पीपल आर सुप्रीम। गॉट द पॉइंट? जॉन लॉक समझ लिया, रूसो समझ लिया। अब आगे चलते हैं। जॉन रॉल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्टरिज्म के पार्ट के तौर पे अपन पढ़ लेंगे यहीं, क्योंकि ये स्टेट और लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट से जस्टिस का कैसे मामला होता है, ये उसी से रिलेटेड बातें करता है। हालांकि इसको जस्टिस थ्योरी में रखना चाहिए, लेकिन जस्टिस थ्योरी का जो इसका कंसेप्ट है वो स्टेट को इन्वॉल्व करता है और मासेस को, पीपल को, तो दो पार्टीज को इन्वॉल्व करता है। इसलिए मैंने इसको डेलिबरेटली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर ही रखा है। हालांकि इसका कैटेगराइजेशन करना बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो जॉन रॉल जस्टिस थ्योरी कंटेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। तो क्या बिलीव है इसका? कि रोल ऑफ स्टेट इज टू इंश्योर क्या? जस्टिस। क्या? जस्टिस। थॉमस हॉब्स याद है? थॉमस हॉब्स याद है? क्या कहता था? रोल क्या है स्टेट का? थॉमस हॉब्स के हिसाब से रोल क्या था स्टेट का? सोशल ऑर्डर मेंटेन करना प्लस सेल्फ प्रिजर्वेशन करना, पीपल के इंटरेस्ट के सेल्फ प्रिजर्वेशन को इंश्योर करना और सोशल ऑर्डर को इंश्योर करना, यही था ना। लेकिन बदलते बदलते जॉन लॉक आए तो उन्होंने बोला कि स्टेट की ड्यूटी है जस्टिस करना। अगर जस्टिस करोगी, स्टेट जस्टिस करेगी, तो सोशल ऑर्डर और क्या? सेल्फ प्रिजर्वेशन खुद ब खुद हो जाएगा। जस्टिस इनसे नहीं निकलेगा। सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में जस्टिस नहीं आएगा। जब जस्टिस मेंटेन करोगे तो ये हो जाएगा। समझ में आना बड़ा मुश्किल है ये कंसेप्ट। देखो समझाता हूं। थॉमस हॉब्स साहब क्या कह रहे हैं? थॉमस हॉब्स साहब कह रहे हैं कि स्टेट का जो रोल है, स्टेट का जो रोल है वो क्या है? सोशल ऑर्डर प्लस सेल्फ प्रिजर्वेशन इंश्योर करना। अब ये दोनों बातें करते समय जस्टिस तक जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो जॉन रॉल्स है वो क्या कह रहे हैं? स्टेट का जो रोल है वो क्या है? जस्टिस इंश्योर करना। क्या इंश्योर करना? जस्टिस इंश्योर करना। जब सरकार जस्टिस इंश्योर करेगी तो सोशल ऑर्डर प्लस सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये कहना है इनका। अब अपन समझते हैं कि थॉमस हॉब्स क्यों गलत थे और ये क्यों सही है। देखो, सरकार को लगा, चीनी सरकार को लगा, कौन सा वो चौक वॉक था जहां टैंक चढ़ा दिए थे, याद है? इमरजेंसी याद है? नोटबंदी याद है? किसान आंदोलनों के लिए कील गाड़ना याद है? अमेरिका ने मैक्सिको की दीवार बनवाई याद है? कटीले तार सरकार ने लगाए याद है? बॉर्डर सीमा पर, भारत बांग्लादेश में, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे, कहीं भी। तो जितने भी आंदोलनों को क्रश करने की कोशिशें जहां भी होती हैं दुनिया भर में, ये सब सरकारें किस नाम पर करती हैं? सोशल ऑर्डर के नाम पर। तो मूवमेंट्स को, रिवोल्ट्स को, प्रोटेस्ट्स को दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं किस नाम पर क्रश करती हैं? सोशल ऑर्डर के नाम पे। और जब जब प्रोटेस्ट, लेजिटिमेट प्रोटेस्ट, किसान मूवमेंट लेजिटिमेट था ना, नर्मदा आंदोलन लेजिटिमेट रहा होगा ना,
वो जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था वो लेजिटिमेट रहा होगा ना, लेकिन क्रश किया गया जामिया मामला, याद रहा होगा 2018-19 की बात थी, 19 से 20, 18-19-20 में देख लेना कब की, तो 20 में, 2020 में। तो जब जब स्टेट सोशल ऑर्डर के नाम पे प्रोटेस्ट को, वॉइसेस को क्रश करती है तो वहां जस्टिस इंश्योर नहीं होता। थॉमस हॉब्स ने किस पर फोकस किया था? सोशल ऑर्डर पर, है ना। तो सोशल ऑर्डर पर जब जब सरकार फोकस करेगी जस्टिस हो पाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार जब जब जस्टिस पर फोकस करेगी तो सोशल ऑर्डर अपने आप मेंटेन होगा, क्योंकि अगर जस्टिस होगा तो प्रोटेस्ट की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर हर एक्सप्लॉइटेड या डिप्राइव्ड सेक्शन को उसके ड्यू राइट्स मिल जाएं, जैसे मान लो हम एक जंगल में होकर सड़क बना रहे हैं और हमने वहां से 1000 ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया, तो अगर जो 1000 ट्राइबल डिस्प्लेस्ड हुए, इनको रोजगार, इनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, फैमिली, घर परिवार सब दे दिया जाए, तो क्या ये इन्हें जरूरत पड़ेगी प्रोटेस्ट करने की? नहीं। स्लम में जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। सड़कों पर रहने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों नहीं कर पाते? क्यों करते प्रोटेस्ट फिर? क्योंकि सरकार ने जस्टिस नहीं किया। सोशल ऑर्डर और सेल्फ प्रिजर्वेशन के नाम पे डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सब सेल्फ प्रिजर्वेशन के नाम पे आते हैं कि रोजगार मिलेगा, तो सेल्फ प्रिजर्वेशन ही तो होगा, उससे रोजगार मिलेगा तो लोगों को खाना पानी मिलेगा। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं सब किस नाम पे आते हैं? सबका एक नाम, सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन का दूसरा वर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या होता है? प्रोग्रेस बढ़ती है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ती है ना अल्टीमेटली। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का एथिकल नाम क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो सरकार ने सेल्फ प्रिजर्वेशन के नाम पर रोड बनाए लेकिन जस्टिस नहीं हुआ। तो न तो सेल्फ प्रिजर्वेशन मैनी टाइम जस्टिस में कन्वर्ट हो पाता है और न सोशल ऑर्डर, आपने देखा। लेकिन जब जब जहां जहां जस्टिस इंश्योर होगी तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सेल्फ प्रिजर्वेशन के नाम पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, इनजस्टिस हो रहा है, उनके खिलाफ जो डिस्प्लेस हुए और उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। तो जस्टिस करो, अपने आप आ जाएगा सोशल ऑर्डर और सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो कौन ज्यादा सही है? जॉन रॉल्स। याद आया? कंपैरेटिव अप्रोच थिंकर्स के बीच, ऐसे ही पढ़ना होता है। अब सही और गलत साबित कर पाओगे? हमने थॉमस हॉब्स की रिलेवेंस समझी थी, वो फाउंडिंग फादर है, उसका महत्व तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि कंपैरेटिव अप्रोच जब करते हैं तब हमें सही पिक्चर मिलती है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन बे। अरे कोई नहीं बे, तुम्हारे कंपैरिजन में कोई आ जाएगा। जिस दिन तुम्हारा किसी से कंपेयर होगा तुम्हें पता चल जाएगा तुम कौन बे। समझ रहे ना? तो यही मामला। व्हाट द पॉइंट? जॉन रॉल्स बिलीफ सिस्टम समझे? अब समझते हैं। अगर उसने बोला कि ड्यूटी स्टेट की जो है वो जस्टिस इंश्योर करना है, तो जान लो जस्टिस है क्या। उसके हिसाब से जस्टिस है 3 बातें। उसके हिसाब से क्या जस्टिस है? 3 बातें जस्टिस है। पहली बात, इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स। ऐसा नहीं कि अंबानी जी को अलग राइट्स मिले हुए हैं और रानी जी को अलग राइट्स मिले हुए हैं और टाटा जी को अलग राइट्स मिले हैं, ये सब एक ग्रुप में ले आओ। इंडस्ट्रियलिस्ट को अलग राइट और ट्राइबल लोगों को अलग राइट्स। उनकी कोई सुन ही नहीं रहा, है ना। उनकी कोई सुन ही नहीं रहा, फार्मर्स की कोई सुन ही नहीं रहा, सुन रहे केवल बिजनेस लोगों की, बिजनेस क्लास की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स। दूसरा, डिफरेंशियलिटी। क्या? कि रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग डिफरेंस। डिफरेंशियलिटी अपनाओ। डिफरेंशियलिटी मतलब आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो कि डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, सोशल इनइक्वलिटी है, जेंडर बेस्ड इकोनॉमिक है, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी है, रिलीजन बेस्ड इनइक्वलिटी है, रीजन बेस्ड इनइक्वलिटी है। मुश्किल शब्द तो नहीं बोल रहा। देखो, इनइक्वलिटी कई तरीके की हो सकती है। इनइक्वलिटी कई तरीके की हो सकती है। किस किस बेस पे हो सकती है? रीजन बेस हो सकती है, बिहार और हरियाणा। रिलीजन बेस हो सकती है, हिंदू और मुस्लिम। कास्ट बेस्ड हो सकती है, ब्राह्मण और दलित।
जेंडर बेस हो सकती है, महिला और मेल और फीमेल, है ना। तो इनइक्वलिटी को आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो, दो काम करने हैं, आइडेंटिफाई करो प्लस रिकॉग्नाइज करो कि हाँ, एक्सेप्ट भी तो करो भाई कि हाँ इनइक्वलिटी है, और रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, इक्वल राइट दे दिए। तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट रिफ्लेक्टिवनेस। डिसीजन मेकर शुड नॉट टू बी आउटसाइडर्स। मतलब क्या है? जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सोसाइटी का पार्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सब अपर कास्ट के लोगों से लेजिस्लेचर बनी हो, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस हो, या ट्राइबल लोग एक भी हो ही ना, या वुमेन ना हो। मतलब कहने का ये है, जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स प्लस लॉ एग्जीक्यूटिव, ये दोनों लोगों में, दोनों ग्रुप्स में क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? दलितों के लिए लॉ तो बनेंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव न होने के कारण जो ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है वो कास्टिस्ट होगा, तो वो लॉ बनेंगे लेकिन इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं होंगे। वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनेंगे लेकिन लॉ एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ज्यादातर मेल होंगे। मुस्लिमों की प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनेंगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि हिंदू ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। बहुत से केस आए होंगे, आपने देखा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि अपने हर समुदाय, अपना हर कम्युनिटी अपने लिए लॉ बनाए और एग्जीक्यूट कर सके। तो तीन बातें हैं, क्या क्या बातें हैं? इक्वालिटी, डिफरेंशियलिटी और रिफ्लेक्टिवनेस। व्हाट द पॉइंट? जस्टिस का मतलब है ये तीन बातें होना चाहिए। इक्वालिटी है तब जस्टिस, प्लस क्या? प्लस डिफरेंशियलिटी और प्लस रिफ्लेक्टिवनेस। अब जस्टिस पाओगे कैसे? तो जस्टिस पाओगे थ्रू व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस मतलब द पर्सन मस्ट डिसाइड ऑन द रूल्स ऑफ सोसाइटी विदाउट नोइंग देयर ओन पोजीशन, एबिलिटी, टेस्ट, क्लास इन द सोसाइटी। मतलब अगर आपको पता है कि आपको इस बनाने वाले रूल से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, तब तक आप अच्छा और ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल लॉ नहीं बना सकते। अगर आपको ना पता हो कि आप भी इसके सब्जेक्ट हो सकते हो, तभी आप अच्छा ऑब्जेक्टिव तटस्थ रूल बना पाओ। तो ये है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। मतलब पता नहीं है मुझे कि मैं जो केक काट रहा हूं उसमें से कौन सा टुकड़ा मुझे मिलेगा, तभी इसी को बोलते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस। मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे काटने के बाद कौन सा टुकड़ा मुझे मिलेगा, तभी मैं टुकड़ों को बराबर बांटूंगा। अगर मुझे पता हो कि ये वाला टुकड़ा मेरे बेटे को जाएगा और ये वाला मेरे दूसरे पड़ोसी के बेटे को जाएगा, तो मैं अपने बेटे वाले पे बड़ा टुकड़ा काट दूंगा। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर खत्म होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टिनिज्म। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ और अगले थिंकर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।